हेलो, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन ए टू ज़ेड चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने शब्द के जो 2 महत्वपूर्ण भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, इसमें से हमने विकारी शब्द के जो भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी पर चर्चा पूर्ण कर ली है। और अब हम आरंभ करने जा रहे हैं अविकारी शब्द की चर्चा, जिसमें से पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आरंभ करने से पूर्व एक बार मैं पुनः अविकारी शब्द या अवयव शब्द क्या होते हैं इसका परिचय दे देती हूँ। हालांकि पूर्व में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं और इस बात को काफ़ी वक्त भी बीत चुका है, तो एक बार पुनः इस बात को याद कर लेते हैं। जानते हैं कि अविकारी या अवयव शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनमें परिवर्तन की 4 इकाइयों अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सभी शब्द अविकारी या अवयव शब्द होते हैं। यानी कि जो अविकारी या अवयव शब्द हैं, अविकारी को ही अवयव कहते हैं। तो जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग कहें, वचन कहें, काल कहें, कारक कहें, इस किसी भी आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो नहीं का सूचक है। विकार का अर्थ होता है बदलाव। इन शब्दों में बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि इसका नाम है अविकारी, विकार का अर्थ हो गया बदलाव और अ नहीं का सूचक है। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, इसके नाम से भी यह बात स्पष्ट होती है। इसी का दूसरा नाम है अवयव। अवयव शब्द में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो नहीं का सूचक है। व्यय का अर्थ है खर्च। अवयव का अर्थ हुआ जो खर्च नहीं हुआ, अर्थात जो पूर्व के समान है या ज्यों का त्यों है। यानी कि बात घुमा फिरा कर वही कही जा रही है कि जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो ज्यों का त्यों है, पहले के ही समान है। अविकारी शब्दों के कुछ उदाहरण देखें तो इसमें आ जाता है जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहाँ, यहाँ आदि। अब ये जो शब्द हैं यहाँ पर जब, तब इत्यादि जो शब्द लिखे गए हैं, ये सभी उदाहरण हैं अविकारी शब्दों के। इन शब्दों में क्या कोई परिवर्तन मुमकिन है? बात की गई है ऊपर कि इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब अगर एक शब्द हम इसको पकड़ें या इस अविकारी शब्द को, और इसी पर हम एक उदाहरण अपने मन में विचारें कि जब शब्द के साथ एक वाक्य बनाएं, जब राधा जाती है, तो यहाँ पर राधा जो है स्त्रीलिंग है, जाति भी स्त्रीलिंग शब्द है। और वहीं पर हम लिखें जब मोहन जाता है, तो राधा के साथ भी जब ज्यों का त्यों है और मोहन के साथ भी जब ज्यों का त्यों है। यानी कि आगे मैं इसको पुनः स्पष्ट कर दूंगी लिखित रूप में भी। तो इस प्रकार से इन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे और भी उदाहरण से इसे समझते हैं। आइए देखते हैं। यदि हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन को देखना चाहें तो कुछ उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। अब यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि जो विकारी शब्द है उसमें किस प्रकार से लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है और किस प्रकार से जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो माफ़ कीजिए, यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिया है, शब्द है लड़का। लड़का संज्ञा शब्द है। इसी का अगर हम लिंग के आधार पर परिवर्तन कर दें तो क्या हो गया? लड़की। वचन के आधार पर परिवर्तन कर दें तो लड़के या लड़कों। तो इस प्रकार से जो संज्ञा शब्द हैं या जो विकारी शब्द हैं उनमें बदलाव होता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, और जो विकारी शब्द हैं उनमें भी इन 4 परिवर्तन की इकाइयों में से किसी न किसी आधार पर परिवर्तन, बदलाव होता है। अब जो अविकारी शब्द हैं उनमें बदलाव नहीं होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वाक्य में। किस प्रकार से देखते हैं,
यहाँ पर एक शब्द है जाना, जो कि क्रिया है। इसे हम बदलते हैं लिंग के आधार पर, तो लड़की स्त्रीलिंग है, तो जाना जो शब्द है, क्रिया शब्द, वह क्या हो जाएगा, जाएगी, लड़की जाएगी। यहीं पर लड़का जो कि पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ जाना जो क्रिया है वो बदलकर क्या हो जाएगा, जाएगा, लड़का जाएगा। अगर हम इसी को बदल दें कि लड़की जाएगा या फिर लड़के के साथ लिख दें लड़का जाएगी, तो यह जो है व्याकरणिक दृष्टिकोण से अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, लिंग के आधार पर परिवर्तन हम यहाँ देख रहे हैं। अब अगर इसी वाक्य में लड़की जाएगी और लड़का जाएगा, यह जो वाक्य है, इसी वाक्य में हमने एक शब्द और जोड़ दिया, जब। यहाँ भी हमने एक शब्द जोड़ दिया, जब। यह जो शब्द है यह अविकारी या अवयव शब्द है। तो जब हम लिखते हैं कि जब लड़की जाएगी, जब लड़का जाएगा, तो क्या इस जब शब्द में कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है? नहीं, यह शब्द ज्यों का त्यों वाक्य में प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह जो उदाहरण है वो हमें समझाता है कि किस प्रकार से अवयव शब्द जो होते हैं या अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम चर्चा आरंभ करते हैं अविकारी शब्दों में। जो पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसका अर्थ क्या है? क्रिया की विशेषता बताना। अच्छा, हम इसे पूर्व में जो हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वहाँ भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है समझने योग्य, जिससे इसको जोड़ करके अगर हम समझें तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। एक बार मैं पुनः आपको लेकर चलती हूँ पीछे। यह जो विकारी शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, इससे भी हम परिचित हो चुके हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण, जिसकी चर्चा हम आज की कक्षा में आरंभ कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि क्रिया विशेषण का अर्थ क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताना। इसकी परिभाषा को जाने तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दो बातें यहाँ पर कही गई हैं इस परिभाषा के अंतर्गत। पहला यह कि क्रिया विशेषण जो है, एक तो वह क्रिया की विशेषता बताता है और दूसरे क्रिया विशेषण स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब देखिए, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूर्व में हमने जाना कि ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार से वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें भी क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा, उन्हें क्रिया प्रविशेषण नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हैं? उदाहरण से समझते हैं। हल्का काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। यह जो वाक्य है इसमें बहुत से बिंदु हैं गौर करने योग्य, तो बहुत ध्यान देकर बात को समझिएगा कि अब मान लीजिए किसी को भूरा रंग कहना नहीं आ रहा है, तो उसने अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए हल्का काला घोड़ा कह दिया, है ना। हल्का काला वैसे कोई रंग होता नहीं है, लेकिन किसी को कहना नहीं आया भूरा रंग, तो उसने कहा हल्का काला। तो इसी तरह से हम इस वाक्य को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य है, हल्का काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया क्या है। तो दौड़ता जो शब्द है वो क्रिया है, क्योंकि क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताता है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया क्या है वाक्य में। अब यहाँ पर दौड़ता क्रिया है, उससे ठीक पूर्व जो शब्द है हल्का काला घोड़ा बहुत तेज, तो ये जो तेज शब्द है यह क्या है? क्रिया विशेषण है।
दौड़ने की विशेषता जो बता रहा है तेज। अब किस प्रकार से दौड़ रहा है घोड़ा, तो तेज दौड़ रहा है। अब तेज में भी किस तरह से दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यह जो तेज शब्द है वो तो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, और बहुत जो शब्द है वह तेज की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही शब्द, बहुत और तेज, यह दोनों क्रिया विशेषण है। लेकिन इसे समझना इस प्रकार से भी है कि एक तो जो तेज शब्द है वह दौड़ता की विशेषता बता रहा है, और दूसरा बहुत जो शब्द है वह तेज की विशेषता बता रहा है। ये दोनों क्रिया विशेषण हो गए। जैसा कि परिभाषा में भी दिया हुआ है कि अविकारी शब्द जो क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि वाक्य में क्रिया के साथ साथ जो विशेषता शब्द बताता है उसको तो हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द मौजूद ही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो तो हमें ज्ञात है कि उनकी पहचान किस प्रकार से करनी है, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण के कार्य कौन कौन से हैं। तो क्रिया विशेषण के कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है क्रिया की स्वीकृति और निषेधता का बोध कराते हैं। यानी कि क्रिया विशेषण जो शब्द हैं वो क्रिया की या तो स्वीकृति बताएंगे या फिर निषेधता बताएंगे। किस प्रकार से, इसे उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य है, हाँ या मत खाओ। अब इसे इस प्रकार से समझिए, बीच में स्लैश लगा हुआ है जो या का सूचक है। तो हाँ खाओ एक वाक्य ये हो गया, या मत खाओ। तो जब यह वाक्य बनेगा कि हाँ खाओ तो यह स्वीकृति का बोध कराता है, और जब वाक्य बनेगा मत खाओ तो यह निषेधता का सूचक है। इस वाक्य में हाँ खाओ या मत खाओ, ये जो वाक्य है इसमें खाओ क्रिया है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्रिया से ठीक पूर्व जो शब्द आता है वह क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है। तो अब जो क्रिया विशेषण है वो यहाँ पर किस संदर्भ में आ रहा है, तो एक जो वाक्य हम बना रहे हैं हाँ खाओ वह स्वीकृति का बोध करा रहा है, और दूसरा वाक्य जो हम बना रहे हैं मत, मना करने के संदर्भ में वह निषेधता का बोध करा रहा है। दूसरे कार्य की ओर बढ़ते हैं। क्रिया की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आज वर्षा जरूर आएगी या फिर आज वर्षा शायद आएगी। तो क्रिया यहाँ पर हो गया आएगी, ठीक है, और इससे पूर्व जो शब्द आएगा, चाहे आप जरूर के साथ वाक्य बनाइए चाहे आप शायद के साथ वाक्य बनाइए, तो इन दोनों में से कोई भी शब्द अगर आता है क्रिया से ठीक पूर्व तो वह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब जो ये क्रिया विशेषण है क्रिया से ठीक पूर्व वह किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो वह या तो निश्चितता बता रहे हैं या अनिश्चितता बता रहे हैं। इस प्रकार से क्रिया निश्चितता और अनिश्चितता का बोध कराने का भी कार्य, माफ कीजिए, क्रिया विशेषण इस प्रकार से निश्चितता या अनिश्चितता का बोध कराने का भी कार्य करती है। तीसरा कार्य देखते हैं, क्रिया के होने का समय बताता है। उदाहरण से समझते हैं। कंचन अभी अभी आई है। आई यहाँ पर क्रिया है, क्रिया से ठीक पूर्व क्रिया विशेषण है अभी अभी, जो समय का बोध कराती है। अगला है क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। नेहा छत पर खड़ी है। छत जो है वह स्थान है। इस वाक्य में नेहा छत पर खड़ी है, इस वाक्य में खड़ी जो शब्द है यह क्रिया है, पर अधिकरण कारक है और छत स्थान का सूचक है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। साथ में यह संज्ञा भी है, और संज्ञा चूँकि विकारी शब्द होता है तो विकारी शब्द में बदलाव मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाला बिंदु है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो अधिकरण कारक होता है, पर अधिकरण कारक है, और जो अधिकरण
अधिकरण विभक्ति चिन्ह है। पर जो है वो अधिकरण विभक्ति चिन्ह है और छत अधिकरण कारक है। देखिए यहाँ पर जो बिंदु मैंने लिखा हुआ है कि स्थान जो है वो संज्ञा भी होता है, और संज्ञा क्योंकि विकारी शब्द है और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अविकारी शब्दों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और यह दोनों ही बिल्कुल विपरीत बात हो जाती है कि जो विकारी शब्द हैं उनमें बदलाव होता है और जो अविकारी शब्द हैं उनमें बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो समझने वाला बिंदु है वो यह कि जो अधिकरण कारक होते हैं उन्हें ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के होने की दिशा बताता है। क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया के होने की दिशा बताता है। इधर आना, आना क्रिया है, इससे पूर्व जो शब्द आ गया वह क्रिया विशेषण हो गया, और इधर यानी कि दिशा का यह सूचक है, इसलिए यह जो कार्य कर रहा है वो दिशा बताने का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के होने की मात्रा बताता है। उदाहरण, गीता कम पढ़ती है और ज़्यादा खेलती है। अब यहाँ पर कम और ज़्यादा है, दोनों ही मात्रा सूचक शब्द है। खेलती क्रिया है, पढ़ती क्रिया है, इससे पूर्व आ रहे हैं क्रिया विशेषण है। और किस प्रकार की सूचना दे रहे हैं, तो मात्रा की सूचना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण जो है वह मात्रा भी बताते हैं। क्रिया के संपन्न होने का ढंग या तरीका बताता है। उदाहरण, कोमल तेज बोलती है। तो क्रिया जो एक प्रोसेस है यानी कि काम करने का ढंग किस प्रकार से बता रहा है, तो कोमल तेज बोलती है, जो कार्य करने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण क्रिया के संपन्न होने का ढंग या तरीका भी बताता है। इस प्रकार से हमने जाना कि क्रिया विशेषण क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, अवयव क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, उसकी भी हमने थोड़ी सी चर्चा की, और क्रिया विशेषण के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो इस कक्षा में हमने इतना जाना। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। और अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और आपने महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।